नमस्कार दोस्तों 150 साल हो चुके हैं वंदे मातरम जब लिखा गया था 1875 में। तो क्या है कि इसको लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस वंदे मातरम सॉन्ग को लेकर फाइट कर रहे हैं। वंदे मातरम भारत का नेशनल सॉन्ग है, लेकिन काफी ज्यादा इसको लेकर डिबेट होता रहता है। और आज जो है पार्लियामेंट में इसकी डिबेट स्टार्ट हुई है पीएम मोदी के द्वारा। आप देख सकते हो खबर, पीएम मोदी इनिशिएट्स डिबेट ऑन वंदे मातरम इन लोकसभा। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्यों बीजेपी कांग्रेस वंदे मातरम को लेकर लड़ रहे हैं। यहां पर बीजेपी का क्या कहना है, कांग्रेस का क्या कहना है, और आज पीएम मोदी ने अपने स्पीच में क्या कहा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका जो बैच है वो 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, और प्रीलिम्स अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। इस बैच से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हो क्या रहा है। देखिए 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा जब ये लिखा गया था पहली बार, तो आज 2025 में 150 साल पूरे हो गए हैं। तो 150 साल कहीं ना कहीं एक बड़ा मूवमेंट है नेशनल प्राइड के लिए, तो ये होना चाहिए था। लेकिन यहां पर एक मेजर पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट आपको देखने को मिलेगा बीजेपी और जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसके बीच में जो डिस्प्यूट है। बेसिकली वंदे मातरम का जो इतिहास रहा है, जो आइडियोलॉजी है, नेशनलिज्म है, सेक्युलरिज्म है, ये सारी चीजें इस पूरे डिबेट के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। खैर, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि 150 साल का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, मैंने आपको बताया ना 1875 में पहली बार इसको लिखा गया था वंदे मातरम को, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जो नोवेल है आनंद मठ 1882, उसमें भी इसका मेंशन किया गया था। और धीरे धीरे क्या होता है कि इसका काफी यूज होने लगता है, और जो पूरा भारत का फ्रीडम स्ट्रगल था ना, तो उसमें ये वॉर क्राई की तरह बन गया था। मतलब हर जगह जहां पर भी, चाहे आपने देखा होगा, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, थोड़ा सा एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ी हो, उसमें आपने देखा होगा माचिस का डब्बा था, उसमें ये लिखा हुआ था। बीकाजी कामा जी के द्वारा जो न्यूज़पेपर निकाला गया था फॉरेन में, पेरिस में, वो वंदे मातरम लिखा गया था। मतलब हर जगह वंदे मातरम का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब आपको एक जोश दिलाने के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था। तो क्या है, अगर आप इसकी जर्नी देखोगे ना पॉलिटिकल वॉर क्राई की, तो लेट 19th सेंचुरी में जो पोएम है वो लिटरली सर्कल से बाहर निकलकर एक रैलिंग कैरी की तरह बन गया। जैसे स्वदेशी मूवमेंट जो है 1905-08 के बीच में इसमें इस्तेमाल होने लग गया। एंटी पार्टीशन जो प्रोटेस्ट था बंगाल में, उसमें ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होने लग गया। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस होते थे, उसमें भी स्टार्टिंग में इसको वंदे मातरम को गाया जाता था। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को लग तो रहा था कि ये जो वंदे मातरम सॉन्ग है वो उनके खिलाफ जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, इसको बैन भी किया कई बार, और सेडिशन का भी आरोप लगा दिया कि जो इसको गाएगा हम उसके ऊपर देशद्रोह, सेडिशन का चार्जेस लगा देंगे। तो ये जो कहीं ना कहीं रिप्रेशन था, उसकी वजह से ये एक और ज्यादा पॉलिटिकल पावर सिंबल की तरह बन गया। तो आप, वही होता है ना, आप जिसके खिलाफ कोई कदम उठाते हो वो और ज्यादा लोग उसको अपनाते हैं। वही चीज वंदे मातरम सॉन्ग के साथ हो रहा था। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है, वंदे मातरम अगर इतना इस्तेमाल हुआ, इतना ज्यादा लोग इसके पक्ष में थे, तो प्रॉब्लम क्या है, इसको लेकर लोग जानना चाहते हैं। देखो, करंट क्लैश अगर आप देखोगे, अभी क्या है ना, 150 साल हुए हैं पूरे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर काफी सारे सेरेमनीज रख रही है इससे रिलेटेड। जैसे पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन आज से स्टार्ट हो रहा है। आज लोकसभा में 10 घंटे का डिस्कशन है, पीएम मोदी ने स्टार्ट किया है, और कल जो है राज्यसभा में अमित शाह जी वो उसको स्टार्ट करेंगे। फिर देश में कल्चरल इवेंट्स रखे गए इससे रिलेटेड, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो गया, पब्लिक रिसिटेशंस हो गया, तो वहां पर इसको गाया जा रहा है। और यहां पर यह भी है कि कुछ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में, कुछ स्कूल्स के अंदर, ऑफिसेस के अंदर, पब्लिक फंक्शंस के अंदर इसको एनकरेज किया जा रहा है, और कुछ जगह मैंडेट भी कर दिया गया है, जिसी की वजह से यहां पर काफी पॉलिटिकल अप्रोच आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि बीजेपी का क्या पोजीशन है, कांग्रेस का क्या पोजीशन है। बीजेपी वंदे मातरम को कह रही है कि एक नॉन नेगोशिएबल सिंबल ऑफ नेशनलिज्म है, हम इसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। ये कल्चरल इनहेरिटेंस है भारत के सिविलाइजेशनल इथोस का, और जो फ्रीडम स्ट्रगल की लेगेसी है उसमें ये यूनिवर्सली रेस्पेक्ट होना चाहिए वंदे मातरम, कोई इसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। और बीजेपी बेसिकली कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वो फ्रीडम फाइटर्स को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ वोट बैंक की पॉलिटिक्स अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, नेशनल जो आइडेंटिटी है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी के लीडर्स का आर्गुमेंट यह है कि जो अपोजिशन है वो इस सॉन्ग को
कंपलसरी ना करके लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म दिखा रहे हैं। मतलब अगर कहीं पर स्कूल में बोला जा रहा है कि इसको गाना चाहिए, तो यहां पर आप ऑप्शन क्यों दे रहे हो? ठीक है, ये एक फ्रीडम स्ट्रगल का यहाँ पर मूवमेंट के समय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, एक सिंबल की तरह है। तो अगर इसका इस्तेमाल होता है स्कूल्स में, ऑफिसेज में, तो दिक्कत क्या है? तो कांग्रेस का क्या पोजीशन है? देखो, कांग्रेस कहीं ना कहीं कह रही है कि यहाँ पर ये पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको कंपलसरी करने की क्या ज़रूरत है? मतलब इसका जो एनफोर्समेंट है वो कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की जब हम बात करते हैं उसको ये इन्फ्रिंज करता है। कांग्रेस का आर्गुमेंट ये है कि बीजेपी जो है वो पोलराइजेशन क्रिएट करने का कोशिश कर रही है इस सॉन्ग के तहत। यहाँ पर ट्रू नेशनलिज्म है हमारे देश के अंदर, वो प्लूरल बिलीफ सिस्टम के तहत आता है, ना कि सिर्फ थोपने से। यहां पर पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, इट लेड टू फ्रीडम स्ट्रगल, तो उनको ये ना सिखाया जाए कि वंदे मातरम क्या है, हमें ही एंटी नेशनल बोल दिया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का ये आर्गुमेंट आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि फिर प्रॉब्लम क्या है? मतलब वंदे मातरम सॉन्ग के अंदर प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस पार्टी इसको कंपलसरी क्यों नहीं करना चाह रही, बीजेपी क्यों चाह रही है? तो उसके पीछे का आपको एक तर्क समझना है। देखो, अगर आप वंदे मातरम सॉन्ग देखोगे तो इसमें टोटल 6 स्टैंजाज आपको देखने को मिलेंगे, जो 6 पैरा आप देख पा रहे हो यहाँ पर। तो क्या है कि पहले का जो 2 पैरा है ये यहां पर इस्तेमाल किया गया है काफी लंबे समय से। इनफैक्ट आगे चलकर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था उसमें भी पहले 2 पैरा का इस्तेमाल किया जाता था, इसको गाया जाता था। लेकिन बाकी के जो पैराज हैं वो फिर एक प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन से हटा दिया गया था, मतलब उसको नहीं गाया जाता था। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। पहले 2 पैरा में बेसिकली इसको न्यूट्रल बोला जाता है, मतलब ये डिवोशनल है, पैट्रियोटिक है, पोएटिक है, यहां पर कोई आपको रिलीजियस सिंबल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आगे के जो पैराज हैं उसमें यह कहा जाता है कि इसमें जो हिंदू गॉडेसेस हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, उनका इस्तेमाल हुआ है। ये आगे के पैरा में जो शब्द इस्तेमाल किए गए, तो इसकी वजह से यहां पर जो दूसरे धर्म के लोग हैं, मुस्लिम्स हैं, वो इसको नहीं लाइक करते। मतलब कि मुस्लिम्स के अंदर जो आस्था है वो, उनका ये कहना है कि जो आइडल वर्शिप है हम उसको नहीं मानते, तो यहाँ पर हम ये नहीं गा सकते, और इसीलिए ये पूरा फ्रिक्शन पैदा होता है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ 1937 में क्या हुआ। 1937 में जो कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ, उसमें ये डिसाइड किया गया कि पब्लिकली हम सिर्फ 2 स्टैंजाज का ही इस्तेमाल करेंगे। ये जो पहला 2 स्टैंजाज हैं, पैरा है, उसी का इस्तेमाल किया जाएगा, और बाकी के हम पैरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से जो बाकी के कम्युनिटीज़ हैं वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। गॉडेस वर्शिप के लाइन्स इसमें लिखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्रिटिक्स हैं, जो आज बीजेपी आरएसएस के विचारधारा है, उनका कहना है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस इसको डिफेंड करती है कि उस समय भारत के देश की यूनिटी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो यहां पर इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, जब आज पीएम मोदी डिबेट स्टार्ट कर रहे थे तो उन्होंने स्पीच में यहां पर जिक्र भी किया इसके बारे में। उन्होंने कहा कि कैसे यहां पर जो मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को इसके बारे में लिखा था, बोला था कि देखिए, जो वंदे मातरम सॉन्ग है वो हम नहीं गा सकते, इसमें प्रॉब्लम्स हैं, जो आइडल, जो हिंदू गॉडेस का नाम लिखा हुआ है इसके अंदर, तो ये गलत होगा हमारे लिए। तो यहाँ पर पीएम मोदी का कहना है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, और कहीं ना कहीं इसी से यहाँ पर शुरुआत होती है कि आप देश की जो नेशनल सिंबल है उसको प्रोटेक्ट करने के बजाय उसको आप ब्रेक डाउन कर रहे हो, आप उसको टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप मुस्लिम लीग के सामने झुक रहे हैं। तो ये आज डिबेट जब चल रही थी तो पीएम मोदी ने इस वाला जो वाकया था, जहां पर मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाहरलाल नेहरू को लिखा और जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था, और पीएम मोदी का कहना था कि जवाहरलाल नेहरू ऐसा मानते हैं कि ये जो सॉन्ग है वो मुस्लिम लीडर्स को इरिटेट करता है, स्पेशली जो आगे के स्टैंजाज हैं यहाँ पर, और इसीलिए ये इसको तोड़कर जो स्टार्टिंग के 2 जो पैरा थे उसी को ही कांग्रेस पार्टी के सेशंस में गाया गया। इनफैक्ट आगे चलकर आप देखोगे 1950 में, अब इसको लेकर भी काफी डिबेट चल रहा था कि वंदे मातरम को क्या हमें नेशनल एंथम की तरह बनाना चाहिए, क्योंकि नेशनल एंथम क्या होता है, वो कंपलसरी हो जाता है एक तरह से, और हर जगह, चाहे आप स्पोर्ट्स ले लो, हर जगह नेशनल एंथम ही गाया जाता है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा इस चीज को लेकर डिबेट हो रहा था, और वहां पर भी पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज किया गया, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को देखते हुए, पब्लिक सेंटिमेंट को देखते हुए, सेक्युलर इंक्लूसिवनेस को देखते हुए, और ये डिसाइड किया गया कि जो जनगण मन है वो नेशनल एंथम होगा, और जो वंदे मातरम है, और वो भी पहला 2 स्टैंजाज, वो आपका नेशनल सॉन्ग की तरह एक्सेप्ट होगा। तो असेंबली ने भी यहां पर एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि हम इसको कंपलसरी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि अगर ये नेशनल एंथम हो जाता तो ये एक प्रकार से कंपलसरी हो जाता। तो यहां पर इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, पीएम मोदी जब आज डिबेट में बात कर रहे थे तो उन्होंने एक वाकया का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कैसे महात्मा गांधी जी ने 1905 में लिखा था कि किस तरह से जो वंदे मातरम सॉन्ग है ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि आज के डेट में ये नेशनल एंथम की तरह बन गया है।
तो पीएम मोदी का यह कहना था कि जब महात्मा गांधी इसको एज अ नेशनल एंथम की तरह देख रहे थे, इतना पॉपुलर था, तो हमने इसको नेशनल एंथम की तरह क्यों नहीं अपनाया, क्यों हमने इसको शिफ्ट करके सिर्फ नेशनल सॉन्ग की तरह रखा। तो इसीलिए आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों यहां पर ये सारी डिबेट हो रही है। लेकिन यहां पर एक और सवाल है कि ये मैंडेटरी है कि नहीं, क्योंकि मामला कोर्ट में भी गया था, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया था इससे रिलेटेड 1986 में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नो सिटीजन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग द नेशनल एंथम, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, रिलीजन एंड एक्सप्रेशन मस्ट बी रिस्पेक्टेड। तो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया कि नेशनल एंथम तक एक प्रकार से आप समझिए कंपेल नहीं कर सकते आप किसी को गाने से। लेकिन हाँ, अब जब नेशनल एंथम यहां पर आप कंपेल नहीं कर सकते, तो नेशनल सॉन्ग की तो बात अलग है। तो वंदे मातरम भी यहां पर कंपलसरी नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी से नहीं गवा सकते। तो इसका इंप्लीकेशन यही हुआ कि गवर्नमेंट कैन प्रमोट द सॉन्ग, गवर्नमेंट चाहे तो प्रमोट करेगी क्योंकि ये नेशनल सॉन्ग है, बट किसी को पनिश नहीं कर सकती कि तुमने क्यों नहीं गाया, तुम इसको क्यों नहीं किए इस तरह से। सो एनी सच ऑर्डर कुड बी स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, ये जो भी पूरा डिबेट चल रहा है, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इसके पीछे आपको डीपर आइडियोलॉजिकल रीजंस देखने को मिलेंगे इस पूरे फाइट के बीच में। सबसे पहला है ओनरशिप ऑफ नेशनल मेमोरी। मतलब एक तरफ बीजेपी है, वो अपने आप को पोजीशन करती है कि हम कस्टोडियन है कल्चरल नेशनलिज्म के। कांग्रेस पार्टी क्लेम करती है कि हिस्टोरिकल लेगेसी जो है वो हमारे साथ रही है, फ्रीडम मूवमेंट में हमने साथ दिया था। अभी मैं देख रहा था जो गौरव गोगोई हैं वो भी पीएम मोदी के बाद स्पीच दे रहे थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी कहाँ थी फ्रीडम मूवमेंट के दौरान। तो इन सब चीज को लेकर चल रही है चीजें। सेक्युलरिज्म और जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो भी आपको देखने को मिलेगा। बीजेपी जो है वो हिंदू कल्चरल सिंबलिज्म को एक इंटीग्रल पार्ट मानती है इंडियन आइडेंटिटी का। कांग्रेस का कहना है कि नहीं, हमें रिलीजियसली न्यूट्रल होना चाहिए। और कहीं ना कहीं मामला ये इलेक्टोरल सिस्टम की तरफ भी चला जाता है। इलेक्शंस के दौरान तो आप सब जानती हैं किस तरह से इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये वंदे मातरम सॉन्ग को लेकर क्या डिबेट चल रहा है और क्यों इस समय पार्लियामेंट के अंदर भी इस चीज़ को लेकर डिस्कशन हो रही है। तो जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो यहाँ पर नेशनल एंथम, जन गण मन जो नेशनल एंथम है, उसी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये पहली बार 1911 में कलकत्ता सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उस समय संग किया गया था। और दूसरा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली नेशनल एंथम बाय नेम मेंशन करता है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, सही है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2026 हो, 27, 28, कोई भी साल की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हर एक बैच अवेलेबल है। स्पेशली 2027 वाला जो बैच है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, और ये आप यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है, लेकिन सही मेंटरशिप मिल जाए तो हर चैलेंज मैनेजेबल हो जाता है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है मिशन सक्सेस सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की फुल प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। टॉप फैकल्टीज, कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम से इंटरव्यू तक सब कुछ एक ही कोर्स में। डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब यहाँ रेडी है। लिमिटेड सीट्स हैं, तो अगर आपका टारगेट 2027 है, दिस इज द स्मार्टेस्ट टाइम टू बिगिन। स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो P2I बैच और कोड यूज करो अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए ताकि आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएं। नंबर है 0924002323। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।